दोस्तों हम हाजिर हैं लेकर आपके लिए घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट, जिसका आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। आपके आने वाले एग्जाम में यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही विश्वसनीय, बहुत ही भरोसेमंद संस्था का प्रैक्टिस सेट 5 प्रश्नों का ये सेट है दोस्तों, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी दोनों का है। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इसी घटना चक्र की दोस्तों पहली प्रैक्टिस सेट को। और इस पहली प्रैक्टिस सेट दोस्तों आप लोग जानते हैं 2 खंडों में बटी हुई है, जीएस और सामान्य हिंदी। तो जीएस वाले पोर्शन को पहले हम निपटाएंगे, इसके बाद सामान्य हिंदी वाले को भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों कहीं भी अगर मिस करेंगे तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन छूट जाएगा। क्योंकि एकदम ये शेडो पेपर है, जिस तरीके से एग्जाम में पेपर पूछा जाता है आपके पूरे सिलेबस को ध्यान में रख के, उसी तरीके से आपके पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया है। एक एक टॉपिक को टच कराया है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो सब लोग जानते हैं दोस्तों, जो छोड़ना सीख गया उसके लिए एग्जाम क्रैक करना आसान हो जाता है। तो चले दोस्तों बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। वीडियो को पूरा देखिएगा, करंट अफेयर से लेकर यूपी स्पेशल तक, स्टैटिक्स से लेकर हर एक टॉपिक को टच कराया गया है। तो चले हम लोग देखते हैं हमारा पहला प्रैक्टिस सेट। दोस्तों यहां से देख रहे हैं आप लोग, ये पहला प्रैक्टिस सेट है, यहीं से स्टार्ट है। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। और हाँ, शुरुआत के जो 5-6 प्रश्न है, थोड़ा पेशेंस रख के इसको वीडियो को देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाले हैं। एग्जाम में भी कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे, तो 4-5 प्रश्न तक थोड़ा सा आप सीरियस होकर देखिएगा। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, आपको कथन और कारण वाले प्रश्न है। कथन दे दिया है, कारण दे दिया गया है। कथन और कारण को दोनों को पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। तो चले कैसे देंगे सही उत्तर। पहला कथन को आप पढ़िए, ए वाले को। इसमें लिखा है दोस्तों, कथन ए में लिखा है 2022-23 में कपास की औसत उपज सर्वाधिक गुजरात में हुई थी, 632 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यस दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक सर्वे में आप देखेंगे जो बजट के पहले आता है उसमें यही लिखा है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात बिल्कुल सही है, कथन आपका सही हो गया। अगर हम लोग दोस्तों कारण को देखते हैं, आर वाले को, तो इसमें लिखा है कि 2022-23 में कपास की औसत उपज में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। बिल्कुल गलत दोस्तों। आप लोग अगर इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे तो आंध्र प्रदेश नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, जबकि तेलंगाना, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और तेलंगाना, मैं तेल लिख दे रहा हूं, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। तो इस चीज को याद रखिएगा। एक बार इकोनॉमिक्स जो है, जो इकोनॉमिक सर्वे है, आप उसे थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा कौन सा कथन सही हुआ दोस्तों, केवल ए सही है, आर गलत है। तो विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा, ए सही आर गलत है। बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ये ऐसा प्रश्न है, देखने में तो बहुत भारी भरकम है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे दोस्तों अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई दम है ये नहीं है। आपको दिखाते हैं जरा यहां ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। कर रहे हैं, नीचे कुछ प्रमुख घटनाएं दे दिए, उस पर विचार कर लीजिए। विचार करके इनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आजकल यूपी पीसीएस आरओ में ऐसे क्रोनोलॉजिकल प्रश्न बहुत आते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। 4 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं यहां पर, इन चारों को पहले ध्यान से देखना है। आपको कह रहे हैं कि इनको कालक्रम में सेट करना है, तो आपको जरा देखते हैं हम लोग। यहां देखिए आपको क्या दिया है, छोटे वित्त बैंकों और भुगतान बैंक। कौन? छोटे वित्त बैंक और भुगतान बैंकों की स्थापना की घोषणा हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतिम दिशा निर्देश, छोटे वित्त बैंकों का लाइसेंस जारी किए गए, छोटे वित्त बैंक परिचालन में आए। तो इन सब को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई कोई भी चीज आती है पहले उसकी घोषणा होती है। यस, घोषणा होती है और अंत में वो ऑपरेशनल फॉर्म में आता है, यानी परिचालन में आता है। तो आपका दिमाग यहां थोड़ा सा काम कर देना चाहिए कि भाई पहले घोषणा होगी और सबसे अंत में वो ऑपरेशनल में आएगा, परिचालन में आएगा। तो यानी 1 पहले नंबर पर आना चाहिए, 4 अंत में। तो यहां पर आपको देख रहा है ऐसा कहां पर बना हुआ है विकल्प में, ऐसा सिर्फ यही है और कहीं नहीं। जबको आपको पूरा डेट वोट कुछ नहीं मालूम था, सिर्फ आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया और क्रैक कर दिया इसे, इसीलिए। तो दोस्तों अगर हम इसको थोड़ा सा देखना चाहें, छोटे वित्त बैंकों और भुगतान की स्थापना दोस्तों ये 2014 में इसकी घोषणा हुई थी मोदी सरकार के द्वारा, और 16 सितंबर 2015 को ये इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे अंतिम में। और छोटे वित्त बैंकों का जो लाइसेंस जारी किया गया दोस्तों, आरबीआई ने इनको लाइसेंस दिया था, वो भी 18 महीने के बाद, यानी समझ लीजिए 2016 के आसपास। और ये अंत में जो है ऑपरेशनल फॉर्म में आए दोस्तों ये। तो इन सबको जो ध्यान से हम देखेंगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा।
आगे अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों तीसरे वाले क्वेश्चन को, तीसरे वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, राष्ट्रीय आवासीय बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की संपूर्ण हिस्सेदारी कब भारत सरकार को ट्रांसफर कर दी गई। दोस्तों इसमें दो फैक्ट आपसे पूछा जा रहा है। एक तो आपसे पूछ रहे हैं कि नेशनल हाउसिंग बैंक यानी राष्ट्रीय आवासीय बैंक की स्थापना कब हुई थी और कब आरबीआई के हाथों से सरकार ने छीन लिया था पूरा। तो इन दोनों डेटों को अगर याद होगा, दोनों में से कोई भी एक याद होगा तो आप फोड़ देंगे। तो आपको मालूम होगा दोस्तों राष्ट्रीय आवासीय बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुआ था। ये राष्ट्रीय आवासीय बैंक क्या होते हैं कि अगर कोई घर बनवाता है या कोई घर नया लेता है या घर का मरम्मत करवाता है उसके लिए सस्ता लोन उपलब्ध करवाता है। तो इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुआ था। फिर मोदी जी आए 19 मार्च 2019 को। मोदी सरकार ने आरबीआई से कहा बहुत हुआ, अब तुम्हारा ये हमें दे दो। पूरा का पूरा मोदी सरकार ने आरबीआई से अपने हाथों में ले लिया 100%। तो विकल्प नंबर ए यही सही हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी डेट आपको याद रही होगी अगर, जब मोदी सरकार ने छीना आरबीआई से तब, या फिर जब इसकी स्थापना हुई हो, क्योंकि ऐसा एक ही जगह है और कहीं इस तरह का नहीं है। तो अगर आपको स्थापना तो हमेशा याद होगा, सबको याद होगा, तो बड़े आसानी से इसको फोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। कथन दे दिया है ए, कारण दे दिया है आर। कथन और कारण को पढ़कर बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो आप लोग जानते हैं खाद्य सुरक्षा को, उपभोक्ताओं को बेहतर खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से, बेहतर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ये संसद द्वारा पारित किया गया था और इसको लागू करने के लिए सरकार ने फसाई की स्थापना की थी, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है, कथन तो हमारा सही है। अब आप लोग को यहां जान ही रहे हैं फसाई का मुख्य कार्य होता है खाद्य पदार्थों को उत्पादन को बढ़ावा देना। तो बिल्कुल गलत बात है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, यह चेक करता है कि जितने खाद्य पदार्थ की स्थापना हो रही है क्या खाद्य पदार्थ बन रहे हैं वो सही मानक पे बन रहे हैं कि नहीं, जितने मानक तय किए गए उस मानक पर उस खाद्य पदार्थ को बनाया जा रहा है, उस गुणवत्ता पर बनाया जा रहा है कि नहीं बना रहा है, ये तय करता है ये। तो आप लोग देखते होंगे कोई भी खाद्य पदार्थ लेते हैं अगर उस पर ये फसाई लिखा रहता है तो इसका मतलब इसको वहां से अथॉरिटी मिला हुआ है, लाइसेंस मिला हुआ है। तो यस, तो ये गलत हो गया हमारा, केवल ए सही है हमारा, चौथे का ए हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं हम लोग कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों यहां हमारा विकल्प ये डी हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। यस, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं हम लोग पांचवें वाले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ये मिलाने वाला प्रश्न है, इसको तो हम लोग यूं ही सॉल्व कर देंगे। एक तरफ आपको दोस्तों दे दिया गया है पांचवें वाले प्रश्न में कुछ अर्थशास्त्री कंसेप्ट दे दिया है और यहां पर संयुक्त तत्व दे दिया है उससे संबंधित। तो आप लोग जानते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब यहां क्या होता है दोस्तों, जीडीपी में से मूल्य ह्रास को निकाल देते हैं तो हमें ये शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी देश के अंदर निर्मित सभी वस्तुओं सेवाओं का मूल्य होता है। यस, ये दूसरे पे मिल जाएगा। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय यानी राष्ट्र में जो जनसंख्या है उसकी आय एक तरह का। राष्ट्रीय सकल उत्पादन ये क्या है, ग्रोस। और दोस्तों यहां चौथा दिया है राष्ट्रीय सकल उत्पाद, यहां आप लोग जानते हैं जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जो होती है ये हो जाती है। तो आपका सब सीधे सीधे मिले हुए हैं। आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 ए वाला। बहुत अच्छा, यही आपका आंसर होगा। आगे अगर हम लोग दोस्तों छठवें वाले में देखते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न दिया है। ऐसा कई टाइप में घुमाकर ये प्रश्न पूछता है कि रेशम उत्पादन एवं विश्व में चीनी उत्पादन के संदर्भ में, रेशम उत्पादन एवं विश्व में चीनी उत्पादन के संदर्भ में कुछ कथन दिया है। कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिए हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे तो भारत विश्व में रेशम की ज्ञात, आप लोग जानते हैं 5 प्रकार की जो है भारत में रेशम उत्पादन किया जाता है, पांचों, जिसका नाम है मलबरी, पिकल टसर, ओक टसर, इरी एवं मूंगा। तो ये पांचों प्रकार की भारत एक ऐसा देश है जहां पर पांचों प्रकार की जो है ये रेशम उगाई जाती हैं, उत्पादन मतलब किया जाता है भारत में, और कोई ऐसा देश नहीं है, हर एक देश में केवल 1 2 प्रकार का किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है।
एक वाला हमारा एकदम सही है। दूसरे में कह रहे हैं 2022-23 में विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक भारत था। नहीं दोस्तों, चाइना था। 2022-23 में सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक ये चाइना है। यहाँ चीन होना चाहिए था, भारत नहीं है। और 2021-22 में भारत था, तो ये 22-23 लिखा है, तो यहाँ पर चाइना हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा वाला गलत हो गया। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हुआ? विकल्प हमारा सही हुआ केवल एक, तो विकल्प नंबर सी सही हुआ। छठवें का हमारा हो जाएगा सी। बहुत अच्छा। सातवें में दोस्तों हम लोग देखते हैं, सातवें में हमसे पूछा जा रहा है बांड और बांड प्रतिफल के संदर्भ में। बांड दोस्तों एक तरह का होता है कि आप जैसे सरकारी कंपनियों, सरकार को जनता पैसा देती है कर्ज के रूप में और वहां उसको ब्याज मिलता है, यही एक तरह का बांड प्रतिफल हो गया दोस्तों। यही इसी संदर्भ में आपको कुछ कथन दे दिए हैं, पूछ रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट में कहा जा रहा है बांड एक ऋण साधन है। जी बिल्कुल ऋण साधन है। आप कर्जा दे दिए, आपको ब्याज मिल रहा है, जिसमें निवेशक को किसी इकाई, सरकार या कारपोरेट को एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज दर पर उधार देता है। जी बिल्कुल यही होता है बांड। आप जैसे हो गए किसी सरकार या सरकारी कंपनी या प्राइवेट कंपनियों को पैसा दे दिए और जितना दिए हो उसके हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा, वही जो है बांड प्रतिफल होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और बांड प्रतिफल कई चीजों पर डिपेंड करता है, सरकार की नीतियों, मुद्रास्फीति, महंगाई, ये सब चीजों पर। तो बांड प्रतिफल यानी जो आपको ब्याज मिलता है उसके बदले जो आप उधार दिए हो सरकार को, उसी को बांड प्रतिफल कहा जा रहा है। बांड प्रतिफल को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, सरकार की वित्तीय स्थिति, वैश्विक बाजार और मुद्रास्फीति जैसे कारक पर प्रभाव करते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए मुद्रास्फीति मतलब महंगाई बढ़ी तो आप भी कहोगे ना सरकार से, हे सरकार महंगाई बढ़ गई, हमारा भी ब्याज बढ़ना चाहिए, तो ब्याज बढ़ जाएगा यानी प्रभावित तो हो गया। वैश्विक बाजार में अगर दोस्तों उतार चढ़ाव आता है तो भी ब्याज में उतार चढ़ाव आ जाएगा। सरकार की वित्तीय नीतियां भी अगर बदलती हैं तो भी बदल जाएगा। तो ये सब चीजें दोस्तों जो है, इन सब के बदलने पर आपका जो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड प्रतिफल है, ये भी बदल जाता है। तो दूसरा पहला दोनों सही है। अब हमारा सातवें का देखते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पर दिया है। दोस्तों सातवें का हमारा ये ए हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। बहुत अच्छा। कह रहे हैं कौन सा सही है, तो कौन सा सही है? ए वाला सही है। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं आठवें वाले प्रश्न में। ऐसा ही प्रश्न, इसका एक जुड़वा भाई पिछले साल जो पेपर लीक हुआ आरओ का, उसमें पूछा गया था। तो क्या पूछा गया था? इसी टाइप का 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों ये डाटा दिया गया है। अंतिम जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो भारत की जितनी जनसंख्या थी उसमें शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है ये बता दीजिए। तो सबको मालूम है दोस्तों 31% के आसपास था, लेकिन यहां पर आपको फंसा दिया कि पॉइंट में देकर। पॉइंट में कौन याद करता है भाई? 31% के आसपास दोस्तों यह जो है शहरी जनसंख्या थी और लगभग 69% के आसपास ये ग्रामीण जनसंख्या थी। तो दोस्तों इसका जो सही डाटा है 31.16, विकल्प सी हो जाएगा आठवें का। सॉरी, ये 31.1, विकल्प नंबर बी हो जाएगा आठवें का। 31.1%। तो लोगों को केवल 31 ही याद रहता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। ऐसा ही पिछली बार एक SC/ST की जनसंख्या देकर फंसाया था। आगे चले हम लोग देखते हैं 9वें वाले में दोस्तों बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। ये प्रश्न इस साल यूपीपीसीएस में पूछा गया था। यूपीपीसीएस वाले में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा, ये यूपीपीसीएस नहीं दोस्तों, ये भी पिछली साल ये आरओ के एग्जाम में ही ये पूछा गया था। जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में दर्शाइए। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व का घटता क्रम पूछा है। घटता क्रम का मतलब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो आप लोग जानते हैं भाई, बिहार को कौन भूल सकता है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व उसी का है। जनसंख्या घनत्व का मतलब 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो बिहार में ये पर वर्ग किलोमीटर अधिक जनसंख्या रहती है, 1100 के आसपास, 11,000 के आसपास। तो विकल्प नंबर आपको देखते ही पहले ठोक देंगे कि भाई यही उत्तर होगा, क्योंकि बिहार में पहले नंबर पर कोई नहीं है, यानी सबसे ज्यादा ये जनघनत्व तो बिहार का है, फिर पश्चिम बंगाल का, केरल का और उत्तर प्रदेश चौथे का। तो यहां हो जाएगा बी आपका उत्तर हुआ। आगे चले हम लोग देखते हैं दोस्तों 10वें वाले में अगर देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग में 0 से 13 वर्ष की एज में लोग शामिल हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, जरा सुन लीजिए ध्यान से, कई सारी चीज आपको मिलेंगे यहाँ। तो दोस्तों यही पूछ रहे हैं 2011 की जनगणना हुई थी, 0 से 13 वर्ष की एज वाले लोग कितने शामिल थे, यही आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। ये समझ लीजिए दोस्तों 28.5% से थोड़ा सा अधिक
यही विकल्प नंबर बी हो जाएगा। 28.5% ऐसी जनसंख्या थी जो 0 से 13 वर्ष के अनुपात थी। इसीलिए दोस्तों आज के जो एक्सपर्ट हैं, जो अर्थशास्त्री बड़े बड़े हैं, कह रहे हैं कि यही जो बच्चे 2011 में जो है 28% वाले थे 13 साल के आसपास, आज वही जवान हो गए हैं, शादी करने की उम्र में है, नौकरी रोजगार ढूंढ रहे हैं। आज अगर सरकार इनको नौकरी रोजगार नहीं दे पाई तो ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, इनके माँ बाप बिना दवा के मरेंगे, इनका इलाज नहीं होगा और ये कुछ समय बाद खुद बूढ़े हो जाएंगे तो इनकी भी वही दुर्गति होगी। तो सीधा सीधा देश बहुत ही दुर्गति पर जाएगा अगर आज की इस जनसंख्या को हम लोग इसका जनसांख्यिकी लाभांश इसका लाभ हम नहीं उठा पाए अपने युवा पीढ़ी का। तो यही बात है दोस्तों, इसको जरा ध्यान रखिएगा। विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चले हम लोग देखते हैं 11 वाले में आपसे पूछा जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत अंतिम आंकड़ा कितना था? तो दोस्तों जो स्त्रियों का अनुपात था 48.5% के आसपास स्त्रियों की मतलब महिलाओं का प्रतिशत था और लगभग 51.5 के आसपास दोस्तों ये पुरुषों का था। तो महिलाओं का यहाँ पूछा है, तो महिलाओं का दोस्तों यहाँ 48.5 विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा, जबकि एक 48 और दिया है यहाँ पर, तो ये 4 वाला नहीं होगा। तो आप अगर 48.5 याद रखे रहेंगे 48.5, तो ये आपके दिमाग में यहाँ पर तुरंत वहां पर क्रैक कर जाएगा दिमाग में, हाँ यही है। तो चले हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मैचिंग वाला प्रश्न दोस्तों बहुत ही बढ़िया, कई सारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको एक तरफ दोस्तों वित्तीय संस्थाएं दिया गया है, वित्तीय संस्थाओं के नाम और उनका स्थापना, आप लोग इसे पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छे से। तो ये जो लिखा है भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश, जिसमें ICICI कहा जाता है दोस्तों, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। यस। औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना दोस्तों 1964 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना 1948 में हुई थी। यस, नेहरू जी के कार्यकाल में। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 1990 के आसपास। तो यस, सब सीधे के सीधे मिले हुए हैं। तो जो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों वो विकल्प नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, चले हम लोग देखते हैं दोस्तों, 12वें का हमारा ए हुआ। 13वां हम लोग देखते हैं, 13वें में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 13वें में दोस्तों फिर वही बात पूछा जा रहा है, ये मिलाने वाला प्रश्न है। एक तरफ आपको योजना दे दिया गया है, दूसरी तरफ वो कब लॉन्च की गई थी उसकी डेट दिया गया है। डेट आजकल दोस्तों प्रश्न जो एग्जाम हो रहे हैं स्टेट वाइज या वनडे के एग्जाम, उसमें डेट बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। आपको डेट याद रहेगा तो आपको क्रोनोलॉजिकल प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों कब? 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। यस, बहुत अच्छा। और अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, इन सबको याद रखे रहिए। मेक इन इंडिया, मोदी जी जब आए थे जिस साल उसी साल, ये 2 महीने बाद सरकार मई के आसपास सरकार बनी थी। जून जुलाई अगस्त सितंबर 3-4 महीने के बाद 25 सितंबर 2014 को ये। और प्रधानमंत्री जनधन योजना फ्री अकाउंट वाला 28 अगस्त 2014 के भी, सब सीधे सीधे मिले हुए हैं। आगे देखते हैं कौन सा हमारा विकल्प यहाँ पर इसको फॉलो कर रहा है। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, सब सीधे सीधे मिले हुए हैं, ये ए वाला हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 14 वाले में, तो 14 वाले में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहे हैं कि कुछ कथन दे दिए गए हैं आपको, तो इन कथनों को आप विचार कर लीजिए, पढ़ लीजिए और बताइए कि हमारा सही उत्तर क्या होगा। तो चले हम लोग देखते हैं आगे सही उत्तर हमारा यहाँ क्या होगा। पहला हम अगर इसको देखते हैं पहले वाले स्टेटमेंट को, तो इसमें आपको लिखा है मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। जी दोस्तों, बिल्कुल घट जाती है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि। तो आप दोस्तों जैसे कोई चीज 50 रुपए खरीद रहे हो, महंगाई बढ़ा यानी मुद्रास्फीति बढ़ी, तो आपको वही 60 रुपए का मिला, यानी आपका 50 रुपया कमजोर पड़ गया, अब उसको नहीं खरीद पा रहा है। उसको खरीदने के लिए अब आपको 10 रुपए और देना पड़ेगा। तो यही होती है मुद्रास्फीति की शक्ति घट जाती है, यानी आपके मुद्रा की ताकत घट जाती है मुद्रास्फीति बढ़ने से। ये तो सही हो गया। मांग संचालित मुद्रास्फीति केवल सरकारी व्यय में वृद्धि से उत्पन्न होती है। दोस्तों जी गलत बात है। मांग संचालित मुद्रास्फीति क्या होती है कि आप वस्तुओं की बहुत ज्यादा डिमांड की जा रही है, डिमांड के आधार पर कंपनियां जो है भाई, कोई भी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसकी महंगाई भी बढ़ जाती है। तो वही जब बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती है तो उसकी महंगाई बढ़ जाती है, तो इसी को मांग संचालित मुद्रास्फीति कहा जाता है। इन चीज को याद कर लीजिए। और मांग संचालित मुद्रास्फीति केवल सरकारी व्यय से नहीं बढ़ता है, सरकार खूब ज्यादा पैसा खर्च करे उससे भी बढ़ता है, और लोगों के पास पैसा आता है, पैसा आने के बाद उनकी मांग बढ़ने लगती है, उसके आधार पर भी ये
मांग संचालित मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो ये दूसरा वाला आपका गलत हो गया। 14 का केवल दोस्तों आपका ए उत्तर होगा। बहुत अच्छा, कोशिश करते हैं आपकी पूरी बात थोड़े ही समय में समझ में आ जाए। समय कम है इसलिए हम बहुत थोड़ा थोड़ा करके आपको केवल जो है टच करा के चल रहे हैं। चले हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, 15 वाले को। इसमें आपसे पूछा जा रहा है 15 वाले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए, विचार करके बताइए कौन सा हमारा सही है, कौन सा विकल्प सही है स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट को दोस्तों पढ़ोगे आप, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप लोग जानते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कोई भी सरकार जब फसल जब किसान नहीं बोता है कहता है भैया आप इसे बो दो, अगर आपको बाजार में इसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो हम आपको इतने में खरीद लेंगे, इससे नीचे आपको नहीं जाने देंगे। तो यही होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सरकार द्वारा किसानों को उनकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया जाता है। जी बिल्कुल, कोई दम नहीं है इसमें। भारत में एमएसपी को निर्धारित करने की सिफारिश भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को जाता है। नहीं दोस्तों, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को जाता है। कृषि लागत आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहां लिख लीजिएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो ये गलत है, आरबीआई नहीं होता है, कृषि लागत मूल्य आयोग को जाता है। तो ये विकल्प, ये स्टेटमेंट दूसरा आपका गलत हो गया, पहला सही है। तो ऑप्शन ए केवल हो जाएगा, 15 का ए हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे अगर हम लोग दोस्तों देखते हैं, आगे जो हमारा आंसर होना चाहिए, आगे क्या है, आगे ये क्वेश्चन 16 में आपसे क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन 16 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा सा हम प्रश्न को सेट करते हैं। अब सही है, तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, कथन है यहाँ और यहाँ कारण है। कथन और कारण को पढ़ लीजिए, पढ़कर बताइए कि कौन सा हमारा ये विकल्प सही होगा। तो अगर हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कथन को, तो कह रहे हैं डोनेट्स। डोनेट्स दोस्तों एक कोयला खदान है, यूक्रेन में है। कोल्डफील्ड यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, इसका अधिकांश हिस्सा यूक्रेन में है। यस, यूक्रेन और रूस जानते हैं आप लोग, सटे हुए हैं, जो युद्ध चल रहा था आप लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ज्यादातर इसका हिस्सा जो पूर्वी यूक्रेन में है, थोड़ा सा रूस में भी है। तो डोनेट्स ये रूस में भी है और यूक्रेन में भी है, इसे याद रखिएगा। तो पहला कथन तो आपका बिल्कुल सही हो गया। ये डोनेट्स कोलफील्ड के अलावा यूक्रेन के अन्य कोयला उत्पादित क्षेत्र में दोस्तों ये लिविव, वोलिन, कोलबेसिन और नीपर, ये सब भी जो यूक्रेन के ही हैं। इन सब नामों को आप लोग याद कर लीजिए, मैं यहां मार्किंग कर दे रहा हूं। लिविव, वोलिन, कोलबेसिन और नीपर कोयला क्षेत्र, ये सब भी वहीं पर है। तो ये आपका दोनों सही हो जाएंगे। 16 का इसमें हो गया आपका ये ए, और कथन और कारण दोनों सही हैं। और लेकिन कथन कारण केवल सही है, लेकिन कारण कथन को स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो ये बात यहां पर याद रखिएगा। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो सी हो जाएगा। यहां पर ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये बात अपनी अपनी जगह पर दोनों सही है, लेकिन ये आर ए को एक्सप्लेन थोड़ी नहीं कर पा रहा है कि यूक्रेन में क्यों स्थित है। आगे अगर हम लोग देखें 17 वाले में दोस्तों, तो 17 वाले में क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए, विचार करके बताइए कि हमारा कौन सा कथन सही है। तो अगर हम लोग पहले वाले कथन को देखते हैं, कुद्रेमुख कर्नाटक की बॉक्साइट खान है दोस्तों। ये बात यहाँ पर दोस्तों सरासर गलत लिख दी गई है। एक कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में दोस्तों, ये बॉक्साइट की खान थोड़ी ना है। ये बात यहाँ पर गलत हो गई। क्यों गलत हो गई दोस्तों? क्योंकि दोस्तों कुद्रेमुख कर्नाटक के एक लौह है, यहाँ पर लौह होना चाहिए, ये लौह खादान है। तो ये लौह खादान है, इसलिए यह गलत हुआ। भारत में हेमेटाइट अयस्क का लगभग 79% भंडार पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क की बहुलता कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और ये तमिलनाडु में पाया जाता है। तो यस 2 और 3 यहाँ पर हमारे हिसाब से सही होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा ये क्या कहता है, ये मतलब इसका ऑप्शन कहाँ पर है, उसके ऑप्शन के पास चलते हैं। तो हमारा कौन सा सही होना चाहिए? 2 और 3 सही होना चाहिए 17 का। तो चले हम लोग देखते हैं कौन सा सही है, यहाँ 2 और 3 है कि नहीं है भाई। 2 और 3 कहाँ पर है? ये ए वाले में। तो 17 का हमारा दोस्तों ए हो जाएगा। यस बिल्कुल ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग दोस्तों देखते हैं 18 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, 18 वाले में आपसे क्या पूछ लिया गया है, थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं। 18 में आपसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर कौन सा दामोदर घाटी परियोजना के बारे में सही नहीं है। दामोदर घाटी परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है उसे बताइए। तो कह रहे हैं दोस्तों ए वाले में दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है दामोदर नदी हुगली की
सहायक नदी है, ये बात तो सही है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में की गई थी, जी बिल्कुल सही है, 1948 में हुआ था, ये भी सही है। मेथेनॉल, ये सॉरी मेथॉन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था, ये भी सही है। जब शुरुआत के तीनों सही हैं तो हमारा चौथा ही गलत होगा। क्यों दोस्तों? दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध कोडरमा जिले में बोकारो नदी पर बनाया गया है, ये बात दोस्तों गलत है। क्यों दोस्तों गलत है? यहाँ पर ये जो लिखे हैं यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दोस्तों तिलैया बांध जो है झारखंड के कुलैया जिले में है, तो ये यहाँ पर जो लिखा है तिलैया बांध कोडरमा जिले में है, तो यहाँ पर ये गलत है, ये झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर है। तो यहाँ पर बोकारो नदी दे दिया है, तो बोकारो की जगह बराकर होना चाहिए था, यहाँ पर जो था यहाँ ये बराकर, तो यहाँ नदी का नाम गड़बड़ दे दिया इसलिए गलत हुआ, विकल्प आपका डी गलत हो जाएगा। आगे हम लोग अगर देखें 19 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, 19 वाले में क्या पूछ रहे हैं कि अफ्रीका निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी महाद्वीप के किसी देश की राजधानी है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न, आपको ऐसे करें मतलब ऐसे 4 नाम दे दिए गए हैं, इन चारों को ध्यान से देखना है और उसे पकड़ना है जो अफ्रीका देश का राजधानी, कोई मतलब अफ्रीका महाद्वीप का कोई देश हो और उस देश का राजधानी हो। तो दोस्तों आप लोग पहले ही समझ गए होंगे, ये डकार दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों? ये अफ्रीका में एक ये है और एक अल्जीरियस, ये अफ्रीका में है। और बाकी दोस्तों ये वाला जो है ये नॉर्थ अमेरिका वाले में है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों ये क्या लिखा है? किंगस्टन दोस्तों कहाँ है? यह कैरेबियन वाला जो देश है, मतलब नॉर्थ अमेरिका के, तो दोस्तों वहीं पर जो कैरेबियाई देश नाम का एक है तो उसी की राजधानी है किंगस्टन, जमैका जो है। तो यहां पर दोस्तों जो पहले नंबर दिया है किंगस्टन दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे कैरेबियाई देश जिन्हें कहा जाता है, कैरेबियाई देश की तरफ देखेंगे एक जमैका नाम का देश है, उसकी राजधानी है। तो ये तो यहां नहीं है, ये भी उसी कैरेबियाई देश में है दोस्तों, ये भी वहां पर है। तो ये पहला और तीसरा नहीं होगा। डकार दोस्तों क्या है? यहाँ डकार नाम का ये जो दिया है ये सेनेगल एक देश है, सेनेगल उसकी राजधानी है। और ये अल्जीरियस यहां पर दिया है दोस्तों, अल्जीरिया की राजधानी आप लोग जानते हैं। तो यही 2 और 4 हमारा उत्तर होगा। आप लोग नक्शे में ऐसे चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा मैप में। आगे अगर हम लोग चलें 20वें वाले में देखते हैं, 20वें वाले में जो आपसे पूछ रहे हैं कथन कारण वाला, वही बात है दोस्तों, कथन कारण वाला क्रोनोलॉजी वाला ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको यहां कथन दे दिया, कारण दे दिया है, कथन को पढ़कर कारण को पढ़कर आपको सही से उत्तर देना है कि सही उत्तर क्या होगा। चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं। वायुदाब का क्षैतिज वितरण समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है और समदाब रेखाएं औसत सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जी दोस्तों बिल्कुल सही बात है, काल्पनिक रेखाएं पास पास होती हैं, दाब प्रवणता दोस्तों अधिक होता है, हवाएं तेज चलती हैं, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये कथन तो बिल्कुल आपका सही है। अब कारण अगर हम लोग पढ़ते हैं इसका आर वाले को, समदाब रेखाओं के बीच की दूरी वायुदाब के अंतर को दर्शाती है। जी बिल्कुल दर्शाती है कि दूरी ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसमें दाब प्रवणता कम होगी, दूरी कम होगा दाब प्रवणता अधिक होगी। लेकिन यह वायु दाब की दर यानी दाब प्रवणता को नहीं दर्शाती है दोस्तों, दर्शाती है अंतर को भी दर्शाती है और वायु दाब की दर यानी दाब प्रवणता को भी दर्शाती है। तो ये बात गलत हो गई आपकी, नहीं कैसे? तो दोनों दर्शाती है, तो ये बात यहां गलत हो गई। तो ए सही है, आर गलत हो गया। विकल्प नंबर बी, 20 का आपका बी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 वाला बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रश्न है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप उत्तर दे देगा। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम ही है उत्तर, हमें ही पकड़िए। कथन, आपको कुछ कथन दे दिए, करें कौन सा कथन? प्रायद्वीपी पठार के बारे में सही है, उस कथन को पढ़ना है। जो प्रायद्वीपी पठार आप लोग जानते हैं भारत के दक्षिण में है, प्री कैम्ब्रियन काल में उसका निर्माण हुआ था, छोटी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं सब पाई जाती हैं। तो पहला करें भारत का पठार भारत के उत्तर पश्चिम में है। मेरे भाई उत्तर पश्चिम में कहां है? उत्तर पश्चिम में तो रेगिस्तान है। आपको कितना मूर्ख समझ रहा है, सोचो। ये साउथ में है, भारत के दक्षिण में है, साउथ में। तो ये बात गलत हो गई पहले। दूसरा, भारत का पठार मुख्य रूप से पुराने और आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना है, यही बात मैंने अभी पहले बताया था, ये बात बिल्कुल सही है।
तीसरे में दोस्तों कह रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग में केवल छोटी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। नहीं दोस्तों, छोटी और बड़ी दोनों पाई जाती हैं, तो ये भी गलत हो गया आपका। चौथे में कह रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार पर स्थित पर्वत श्रृंखलाएं ज्यादातर पथरीली और चट्टानी हैं। इनका निर्माण मुख्य रूप से प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यस, प्री कैम्ब्रियन समय में ही इनका हुआ था। ये चौथा वाला बिल्कुल सही है, यही मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। तो 2 और 4 हमारे सही हैं। विकल्प नंबर में हमारे 2 और 4 होने चाहिए। कहाँ है 2 और 4 भाई, दिख जाओ हमें। 2 और 4 कहाँ है? यस, विकल्प नंबर बी में है, 2 और 4 सही है। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 22 वाले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, फिर वही कथन कारण वाले प्रश्न। कथन कारण वाले प्रश्न जरा हम देखते हैं क्या कह रहे हैं आपसे। कथन दे दिए हैं, कारण दे दिए हैं, करें दोनों को पढ़कर बताइए सही उत्तर क्या होगा। चले हम लोग पहले इनका कथन ही पढ़ लेते हैं। काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट लावा के अपक्षय एवं अपर्दन के कारण हुआ है। जी दोस्तों बिल्कुल सही। और काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, कपास के लिए बहुत अच्छी होती है, महाराष्ट्र में ज्यादातर ये पाई जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, कथन आपका बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं। कारण को अगर हम लोग पढ़ते हैं, काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है जो इसे अत्यधिक उपजाऊ बनाती है। तो दोस्तों ये 22 वाले प्रश्न का जो आपका ये कारण वाला यहां पर दिया है, ये कारण भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो है उत्तर होना चाहिए ये तो मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये कारण इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, इसलिए आपका जो आंसर होना चाहिए ये 22 का दोस्तों आपका सी हो जाएगा। 22 का यहाँ पर आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस बात को, प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर क्या होगा। आगे चले हम लोग 23 वाले को अगर देखते हैं दोस्तों। 23 वाला प्रश्न अभी जो है इजराइल वगैरह का जो उधर घमासान मचा हुआ था उसके उसी को देखते हुए ये प्रश्न दे दिया है। तो देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ। गोलान हाइट्स, गोलान हाइट्स के क्षेत्र, आप लोग सीरिया का एक क्षेत्र है दोस्तों, पहाड़ी एरिया है, सीरिया देश आप लोग जानते हैं, उसी का एक पहाड़ी एरिया है जिसे इजराइल ने कब्जा कर लिया है 1967 से ही, और अपने सैनिक वगैरह वहां लगा दिया है, जिससे माहौल बहुत गर्मा गर्म रहता है। तो सीरिया गोलान हाइट्स के क्षेत्र के संदर्भ में आपको कुछ कथन दे दिए गए हैं, उसी कथनों को पढ़कर सही उत्तर बताइए। नहीं, बताना है कौन सा सही नहीं है, ध्यान दीजिए, यहाँ अलर्ट हो जाइए, कह रहे हैं सही नहीं है। तो चले देखते हैं कौन सा सही नहीं है। पहला अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कह रहे हैं गोलान हाइट्स पर इजराइल का कब्जा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के खिलाफ है। जी दोस्तों बिल्कुल सही, गोलान हाइट्स पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, सीरिया का एक क्षेत्र था पहाड़ी, इजराइल ने कब्जा कर लिया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के खिलाफ है, यानी उसके खिलाफ है। जी बिल्कुल ये बात सही है। गोलान हाइट्स में इजराइल की सैन्य उपस्थिति सीरिया के साथ विवादों को शांत करती है। क्या आप देखते हैं पाकिस्तान ने कश्मीर लेकर अपनी सेना लगा दिया है, क्या ये माहौल शांत वाला है, गर्म ही करने वाला है ना। इसी प्रकार गोलान हाइट्स को इजराइल लेकर अपना सैनिक वहां लगा दिया तो क्या ये माहौल शांत रहेगा? नहीं भाई, और उग्र होगा। तो ये दूसरा वाला गलत हो गया, ये विवादों को उग्र कर रही है। तीसरा वाला अगर हम देखें, गोलान हाइट्स का क्षेत्रीय महत्व और इसके लिए संघर्ष अंतरराष्ट्रीय तनावों को बढ़ा सकते हैं। यस, बढ़ा रहे हैं। 1 और 3 सही है दोस्तों, 23 वाले का आपका 1 और 3 सही होगा। तो मतलब ये, हाँ 1 और 3 सही होगा, दूसरा गलत है। तो हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो केवल 2 सही नहीं है और बाकी 1 और 3 सही थे। आगे चले हम लोग देखते हैं 24 वाले में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मिलाने वाला। सूची 1 में आपको कुछ पर्वत श्रृंखला दे दिया गया है और सूची 2 में उसका लोकेशन है, तो मिलाकर हमें बता देना है। वर्खोसियांग, इसे कौन भूल सकता है भाई, विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश रूस में है, तो ये रूस में चला आएगा। एलबुर्ज दोस्तों, ये एलबुर्ज दे दिया है, ये एलबुर्ज दोस्तों ये कहां पर मिलेगा? ये एलबुर्ज जो है दोस्तों ये ईरान में है, सब लोग जानते हैं ये ईरान में है दोस्तों। तो ए वाला 1 पर गया, बी वाला 3 पर आया, तो ऐसा कहां है? ऐसा केवल 1 में है और कहीं नहीं है। तो हमें एलिमिनेशन से 2 ही जानकारी के आधार पर हमें उत्तर का पता लग गया। अब हम कह सकते हैं सी वाला 2 पर आएगा, एपेनियन इटली में है, और एक बचा है डेनाली संयुक्त राज्य अमेरिका में। विकल्प नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग अगर देखते हैं दोस्तों, यहां पर प्रश्न यहां दिया है, विकल्प अगले पेज पर है। तो यूरोप की वोल्गा नदी, यूरोप में एक दोस्तों वोल्गा नदी है दोस्तों बहती है, उसी के संदर्भ में कुछ कथन दिया है, कौन सा सही है? ध्यान रखिए, जो सही है उसको बताना है।
तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। पहले वाले का अगर हम लोग पढ़ते हैं, वोल्गा यूरोप महानदी की सबसे लंबी नदी है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यस, ये बात तो बिल्कुल सही है। यह काला सागर में गिरती है, नहीं दोस्तों, काला सागर में नहीं गिरती है, यह कैस्पियन सागर में गिरती है। तो कहाँ गिरती है दोस्तों? यह कैस्पियन सागर में गिरती है, इसे थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ जो लिख दिया है काला सागर, यहाँ कैस्पियन सागर होना चाहिए, तो दूसरा आपका यहाँ गलत हो जाएगा। दूसरा गलत हुआ दोस्तों, तो ये आपका अब कौन सा हो जाएगा? ये विकल्प आपका कौन सा होगा? ये केवल एक हो जाएगा, सी वाला, केवल एक। आगे चले हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, कथन कारण वाले प्रश्न है। कथन कारण वाले प्रश्नों को दोस्तों जरा देखते हैं क्या है। आपको यहां पर दे दिया है कथन, कथन दे दिया है और यहां कारण दे दिया है। दोनों को पढ़कर बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, हिमालय क्षेत्र में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम यानी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट और भ्रंश यानी फॉल्ट पाए जाते हैं, जिसे देश अत्यधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र माना जाता है। यह आप लोग जानते हैं हिमालय क्षेत्र बहुत अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र माना जाता है, भूकंप यहाँ बहुत आते हैं क्योंकि यहाँ लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट और फॉल्ट पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब जरा इसका कारण देखते हैं। हिमालय के निर्माण में प्लेट विवर्तनिक की भूमिका रही है, जहां भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई, जिससे विभिन्न भू संरचनात्मक थ्रस्ट और फॉल्ट बने। जी दोस्तों बिल्कुल सही। ऐसा प्रश्न आपको मैं पिछले विजन वाले टेस्ट सीरीज में समझाया था कि यह प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करती हैं, जैसे यहाँ भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट गति की, जब दो गति करती हैं तो या तो एक ऊपर आ जाती है या कि नीचे, या दोनों टकरा कर, जो टकराने से जो मलबा निकलता है ये वही पहाड़ी बनाता है, ये सब थ्रस्ट फॉल्ट। तो यही बात है, बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 26 का जो आपका उत्तर होना चाहिए दोस्तों, ये आपकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका जो उत्तर होगा ये ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है तो ए उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग दोस्तों 27 वाले को देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या इसमें पूछा जा रहा है? स्थानांतरित कृषि, जिसे भारत के नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों झूमिंग कृषि कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि का मतलब जिसे जो है कर्तन दहन कृषि भी बोल दिया जाता है। एक जगह गए, पेड़ों को काटे, जलाए, खेती किए, फिर दूसरी जगह गए, यही होता है। तो कौन सा कथन इसके संदर्भ में सही है? कृषि पद्धति क्षेत्र, आप लोग जानते हैं ये लदांग दोस्तों सबसे ज्यादा फेमस है, कई एग्जाम में पूछा गया है, इंडोनेशिया और मलेशिया में है। ये तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ये वाला तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। लदांग जो है दोस्तों ये कहाँ है? और पोडू तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ये इसको भी सब लोग जानते ही होंगे, ये पोडू आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर ये जो लोगन दे दिया है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा है? ये लदांग तो इंडोनेशिया और हो गया यहाँ। और लोगन पद्धति ब्राजील में नहीं दोस्तों, ये जो यहाँ ब्राजील दे दिया है ये ब्राजील में नहीं पाया जाता है, यह दक्षिण अफ्रीका में होता है। तो यहाँ साउथ अफ्रीका में एस से लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा, साउथ अफ्रीका में। तो केवल आपको यहाँ कौन सा सही हुआ, आपको कह रहे हैं सही उत्तर का बताइए कौन सा पेयर हमारा सही है। तो पेयर हमारा 1 और 2 सही है। पोडू आंध्र प्रदेश, लदांग इंडोनेशिया मलेशिया, लोगन साउथ अफ्रीका, ब्राजील नहीं था। तो हमारा कौन हुआ आंसर? 1 और 2, 1 और 2 सी में बैठा है। यस। आगे चले हम लोग देखते हैं 28 वाले में दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है? अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है दोस्तों। आप लोग देखेंगे अरब प्रायद्वीप, आप देखेंगे तो मैप में तो आपको सीधा सीधा वहां पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये कतर, कतर भी अरब प्रायद्वीप का यहाँ हिस्सा है दोस्तों। ये अरब प्रायद्वीप में सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त राज्य अमेरिका, बहरीन, ये सब आते हैं। और भौगोलिक रूप से इराक एवं जॉर्डन तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 वाले में, बहुत ही अच्छा मैपिंग से संबंधित प्रश्न है। करें कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है? मैप में एक बार देख लेंगे तो आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। अरब प्रायद्वीप, जैसे भारतीय प्रायद्वीप होता है ऐसे अरब प्रायद्वीप के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों, तो आप लोग याद कर लीजिए। अरब प्रायद्वीप में दोस्तों जैसे बहरीन, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, यही सब आते हैं यहाँ। और इजराइल नहीं आता है, तो यहाँ इजराइल को आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो 3 नहीं होना चाहिए विकल्प में, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 2 4 यही होगा। 28 का आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। 29 वाले को अगर हम लोग देखते हैं, 29 वाले में क्या है? सूची 1 और 2 को मिलाना है। एक तरफ देश दे दिया है, एक तरफ उसकी राजधानी दे दी गई है।
मिलाकर बता दीजिए, बड़ा ही आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। अगर हम लोग देखें तो हमें सबसे पहले कौन आता है दोस्तों, फिजी को हम लोग अच्छे से जानते हैं, फिजी की राजधानी सुगा है। विकल्प नंबर ये डी वाला आपके 3 पर चला आएगा। और ये सार्बिया को हम लोग जानते हैं, सार्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। यस, ये हो जाएगा। और इजराइल को कौन भूल सकता है दोस्तों, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भारत का खुला समर्थन किया था, जेरूशलम। और साइप्रस यहाँ निकोसिया हो जाएगा। तो 1 और 2 सीधे सीधे मिले हुए हैं, मतलब ए बी सीधे सीधे मिले हुए हैं, सी और डी एक दूसरे के अपोजिट हैं। चलो देखते हैं कौन सा है, यहां से हमें पता लग जाएगा हमारा कौन सा उत्तर है। 1 और 2 सीधे सीधे, और ये ए वाला हो जाएगा, ये वाला। चले हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, जरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कह रहे हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ आप लोग जानते हैं मूंगा के खोलों से ये बनी है, ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। तो ग्रेट बैरियर रीफ के निम्नलिखित ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, कथनों को पढ़कर बताइए कौन सा सही है। तो हमें बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का हम चयन कैसे करेंगे दोस्तों, पहला स्टेटमेंट को अगर पढ़ें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड तट पर यह प्रशांत महासागर में स्थित है। जी दोस्तों बिल्कुल सही, यही मैंने अभी आपको बताया। और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। तो यहाँ कह रहे हैं दूसरी सबसे बड़ी, नहीं दोस्तों सबसे बड़ी, तो यहाँ दूसरी नहीं रहना चाहिए था, सबसे बड़ी, इसलिए गलत हो गया। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, 30 का बी। आगे चले हम लोग अगर देखें 31 वाले में दोस्तों, 31 वाले में आपसे क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे। पहला दिया है कौन सा सुमेलित है, कौन सा एक सुमेलित है, एक ही सुमेलित है, उस सुमेलित का नाम बता दीजिए, वो कौन सा सुमेलित है, जरा देखते हैं हम लोग। अगर हम पहले वाले को देखें, मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड दोस्तों कहाँ, कोलकाता में दे दिया है, कितना फर्जी बात लिखा है। मसाला जहाँ चीजें जो ज्यादा पाई जाती हैं वहीं आप समझ लीजिए बोर्ड बनाए जाते हैं, मतलब थोड़ा कुछ अपवादों को छोड़कर। तो ये दोस्तों मसाला बोर्ड केरल के कोच्चि में है, ये कहाँ है, केरल के कोच्चि में है। तो ये मसाला बोर्ड वहां हो जाएगा, तो इसका मतलब ये गलत हुआ, सही नहीं हुआ। काफी बोर्ड दोस्तों, ये काफी बोर्ड दोस्तों कर्नाटक के बंगलुरु में है, ये हैदराबाद में नहीं है, ये कर्नाटक के बंगलुरु में है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये भी गलत हो गया। यहाँ चाय बोर्ड कह रहे हैं कोच्चि में है, दोस्तों चाय बोर्ड कोलकाता में है, यहाँ जो लिखा है ये रहना चाहिए था, मसाला बोर्ड यहाँ रहना चाहिए था। और ये तो अब ये सब ऑटोमेटिक गलत हो गए। अब तो बचा हमारा डी, तो डी ही बेचारा एकदम सही है, विकल्प नंबर ये ऑप्शन डी, रबर बोर्ड जो है कोट्टायम में है, केरल में। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखते हैं 32 वाले में, तो इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है 32 वाले में क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण, यानी कथन दे दिया है, कारण दे दिया है, कथन कारण को पढ़कर सही उत्तर दीजिए। तो चले कैसे देंगे। रोपण कृषि, रोपण कृषि को दोस्तों हम लोग वाणिज्यिक कृषि भी बोलते हैं, इंग्लिश में कॉमर्शियल एग्रीकल्चर बोलते हैं। वाणिज्यिक कृषि या रोपण कृषि क्या होता है, ऐसी कृषि जिसके उत्पाद को बाजार में सिर्फ बेचने के उद्देश्य से वो कृषि की जाती है। इसमें बहुत मेहनत, बड़ी बड़ी मशीनों लगती हैं, बड़े लेवल पर इसकी खेती की जाती है, बड़े लाभ पर। तो यही कह रहे हैं रोपण कृषि बड़े लेवल पर लाभ प्रदान उत्पादन करने वाली प्रणाली है जिसमें एकल फसल उगाई जाती है। यस, ये बात बिल्कुल सही है। और कारण अगर हम देखें तो रोपण कृषि में बड़े पैमाने पर श्रम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा उत्पाद प्रसंस्करण केवल खेतों तक ही किया जाता है। तो दोस्तों यही बात यहाँ गलत लिख दिया, जो करें केवल खेतों तक उत्पादों का प्रसंस्करण, प्रसंस्करण मतलब उत्पादों की साफ सफाई, उत्पादों को एक अच्छे गुणवत्ता में तैयार करना केवल खेतों तक ही किया जाता है। नहीं दोस्तों, बहुत से ऐसे कृषि उत्पाद हैं उनका इंडस्ट्री में ले जाकर फिर से उनकी प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण किया जाता है, उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। तो ये सब यहाँ दोस्तों केवल लिखकर यहाँ गड़बड़ कर दिया, और बाकी सब यहाँ जो बात लिखी गई थी अधिक पैमाने पर श्रम, अधिक पूंजी, ये सब बात सही था, केवल यही गलत कर दिया कि इसकी प्रोसेसिंग सिर्फ खेतों तक होती है। तो ये गलत हुआ। तो आपका जो आंसर होना चाहिए ए सत्य है, आर गलत हो गया। बहुत अच्छा। 33 वाले में अगर हम लोग देखें दोस्तों, 33 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें करें कथनों में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में सही नहीं है। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में सही नहीं है, जरा देखते हैं। तिब्बत के पठार पर गर्मियों में उच्च वायु दाब क्षेत्र बनने से
मानसून मजबूत होता है। बिल्कुल गलत दोस्तों, क्योंकि मानसून मजबूत तभी होता है जब निम्न वायुदाब क्षेत्र होते हैं। निम्न वायुदाब क्षेत्र कब होते हैं? जब गर्म हवा, जब कहीं किसी क्षेत्र में जब गर्मी बढ़ती है, आपको यहाँ दिखा दे, किसी क्षेत्र में गर्मी बढ़ी, गर्म होने से हवाएं गर्म हो जाती हैं, जो हवाएं गर्म होती हैं ऊपर चली जाती हैं। जब हवाएं ऊपर चली गई तो एयर प्रेशर कम हो गया, जब हवाएं नीचे आ जाती हैं तो एयर प्रेशर बढ़ जाता है। जब हवाएं ऊपर जाती हैं तो वायुदाब कम होता है, तब मौसम बनता है। तिब्बत के पठार दोस्तों गर्मियों में गर्म हो जाते हैं, वहां वायु ऊपर चली जाती है और वहां वायुदाब कम हो जाता है, जो मौसम मजबूत होता है तब। तो यहाँ वायुदाब क्षेत्र कह रहे हैं कि बनने में गर्मियों में उच्च वायुदाब क्षेत्र बनने में नहीं, निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होते हैं। तो यही गलत हो गया, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ जो सब हैं सब पढ़ लीजिए, सब सही हैं प्रश्न के सेंस में, लेकिन मतलब अपनी अपनी जगह पे सही है। प्रश्न के सेंस में कह रहा है कौन सा सही नहीं था, ए वाला सही नहीं था, उच्च वायुदाब की जगह निम्न वायुदाब होना चाहिए था। आगे अगर हम लोग देखें 33 वाले में दोस्तों, देखें हम लोग यहाँ क्या करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, विचार करके बताएं कि कौन सा उत्तर हमारा सही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, रूस का मध्यवर्ती क्षेत्र, यस रूस का मिडल वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, वो तटों से अधिक दूर है, यानी समुद्र से अधिक दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु के प्रभाव में आता है, जिससे यहाँ तापांतर अधिक होता है। तापांतर अधिक होने का मतलब दोस्तों ताप में अंतर, यानी गर्मी में बहुत गर्म, ठंडी में बहुत ठंड। यस, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये ऐसा होता है, जो समुद्र के आसपास नहीं होते हैं, जो लैंड लॉक होते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। तो ये वाला तो सही हो गया 34 का। और दूसरा वाला अगर हम लोग पढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट का, रूस का मर्मांक्स पत्तन वर्ष भर खुला रहता है क्योंकि यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के गर्म जल के प्रभाव में रहता है। तो यस दोस्तों, रूस का ये मर्मांक्स पत्तन है। यहाँ पर दोस्तों ठंडी, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती, बर्फ जम जाना चाहिए, लेकिन यह जो यहाँ पर आता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के गर्म जल के कारण प्रभाव में आता है, तो ये यही जो है इसको खुला रहने का चांस दे देता है। तो दूसरा वाला भी सही है। तो ए और दो दोनों सही है आपका। 34 वाले का दोस्तों जो उत्तर होना चाहिए आपका ए, और ये मतलब ए हो जाएगा 34 वाले का ए। बहुत अच्छा। आगे हम लोग अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है 35 वाले में, वही कथन कारण वाले प्रश्न है। यहाँ पर आपको कथन दे दिया और यहाँ कारण दे दिया। कथन और कारण को पढ़कर आपको बताना है कौन सा हमारा आंसर सही है। जरा देखते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश लिखा है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश क्या होता है? भूमध्य सागर के आसपास जो प्रदेश है, क्षेत्र हैं, उसी को भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश कहा जाता है। इनमें ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। यस दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में ये शुष्क होते हैं और बाकी और मौसम में यहाँ ये मतलब ठीक ठाक बारिश होती है, अच्छा मौसम होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और कारण में करें, ग्रीष्म काल में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब का प्रभाव रहता है, जिससे प्रतिचक्रवाती दशाएं बनती हैं और वर्षा नहीं होती। यस, 35 का जवाब आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों, दोनों सही है। यहाँ पर क्यों शुष्क रहता है गर्मी में, ये कारण ने इसे बता दिया, इसको एक्सप्लेन भी कर दिया और अपनी जगह पे सही भी है। तो ए हमारा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे चले हम लोग देखते हैं ये 36 वाले में। 36 वाले में दोस्तों करें, हिमालय के विभिन्न दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम है, क्रोनोलॉजी में आपको इसको बताना है। तो चांगला दर्रा आपको यहाँ देखना है, जैसे मान लीजिए उत्तर से दक्षिण, ये मान लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ है। तो नॉर्थ में देखेंगे सबसे ज़्यादा लद्दाख में दोस्तों यही है चांगला। चांगला ये लद्दाख में पाया जाता है और बारालाचा ये हिमाचल प्रदेश में और ये जेलेपा सिक्किम में। तो आप जानते हैं सब, अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, सबसे नॉर्थ में ये पड़ेगा चांगला, उसके थोड़ा सा मतलब साउथ में जाएंगे तो ये सबसे साउथ में ये। तो ऑर्डर आपका यही सही होगा, विकल्प नंबर ए। आगे चले हम लोग। आगे दोस्तों 37 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है वही कथन कारण वाले प्रश्न है। कथन कारण वाले में क्या है, इन्होंने कथन एक को कह दिया, कारण आर को कह दिया, और बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही है, उसे चुनकर सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों पहला वाला जो यहाँ कह रहे हैं, पौधों के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है क्योंकि यह उनकी वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात दोस्तों, जो नाइट्रोजन होता है वो पौधों की वृद्धि में बहुत बड़ा सहायक होता है, उनको प्रोटीन उत्पादन में सहायता देता है, और प्रोटीन मनुष्य क्या पौधों को भी बढ़ाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सही है। और यहाँ दोस्तों जो कह रहे हैं
नाइट्रोजन पौधों की जड़ों के विकास में सहायक होता है और फल पकाने की प्रक्रिया को तेज करता है। दोस्तों, फल पकाने की प्रक्रिया को तेज फास्फोरस करता है, नाइट्रोजन नहीं करता है। तो ये बात गलत हो गई। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होना चाहिए था केवल ए सही होगा। ए सही है, आर गलत हो गया, बी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें ये 38 वाले में कोपेन जलवायु से संबंधित है। तो कोपेन जलवायु के संदर्भ में आपको कुछ कथन दे दिए हैं। कोपेन आप लोग जानते हैं, उन्होंने तापमान और वर्षा के आधार पर जलवायु को विभिन्न भागों में बांटा। तो यही कह रहे हैं यहाँ पहला वाले विकल्प में कोपेन का वर्गीकरण में जलवायु के तापमान और वर्षा के आधार पर वर्गीकृत यानी बांटा गया है। जी वही मैंने अभी पहले बताया, ये बात सही है। दूसरे वाले अगर स्टेटमेंट को पढ़ें तो कोपेन के वर्गीकरण में समुद्री धाराओं का अध्ययन शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 38 वाले में इनका ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों कह रहे हैं कि बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कौन सा मतलब हमारा उत्तर सही है। सॉरी, यहाँ पर सही नहीं है, कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है ये बताइए। तो कौन सा सही नहीं है, हम इसको अगर देखते हैं तो ये पहला वाला तो हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा देखते हैं दूसरा वाले में कोपेन के वर्गीकरण में समुद्री धाराओं का अध्ययन भी शामिल है। तो यहाँ पर समुद्री धाराओं का अध्ययन इसमें शामिल नहीं है, तो ये बात गलत है। दूसरा वाला हमारा गलत हो गया। तो हमसे जो पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा सही नहीं है, डी हो जाएगा हमारा। बहुत अच्छा, यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा कि यही सही नहीं है। तो चले हम लोग अब अगला प्रश्न अपना देखते हैं। यहाँ पर हमसे अगले में क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ 39 वाले में हम 39 वाले का अगर देखें हैं, 39 वाले में दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। ये मैचिंग वाले प्रश्न यहाँ पर दे दिए हैं। तो इसमें जो आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि बताइए एक तेल शोधन कारखाना कहाँ, मतलब कुछ तेल शोधन कारखाना के नाम दे दिया है, तेल शोधनशाला, और यहाँ पर राज्यों के नाम। तो कौन सा तेल शोधनशाला किस राज्य में है आप उसे मिलाकर बताइए, वो आपका सही आंसर दीजिए ऑप्शन में। तो इसे कौन भूल सकता है, डिगबोई को, असम में है ये। और पारादीप में एक अच्छा बंदरगाह है उड़ीसा में, और पारादीप नाम सुनते ही आप उड़ीसा के पास ही जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों ये मनाली आ गया। तो मनाली एक दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जहाँ लोग घूमने जाते हैं छुट्टियां मनाने, ये वो टूरिज्म वाला क्षेत्र नहीं है। ये मनाली तेल शोधन कारखाना है जो तमिलनाडु में है, और ये वाडियार है, ये गुजरात में है। तो हमारा कौन सा यहाँ पर सेट तैयार हो रहा है, ए वाला 2 पर जाएगा, बी वाला 4 पर, ए वाला 2 पर, बी वाला 4 पर, सी वाला 1 पर, डी वाला 3 पर। तो ये हो जाएगा ए वाला। आगे अगर हम लोग देखें 40 वाले में, तो 40 वाले में दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है, अच्छा प्रश्न है। मृदा संरक्षण मृदा क्षरण को रोकने के लिए यानी मृदा कटाव को रोकने के उपाय पर विचार करना है आपको, और विचार करके बताना है कि सही उत्तर हमारा क्या होगा। तो चले हम लोग देखते हैं मृदा क्षरण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किया जाता है। यांत्रिक उपाय, यस दोस्तों, यांत्रिक उपाय मतलब आप जमीन को समतल कर लीजिए, ढलान को कम कर दीजिए तो कटेगा नहीं, ये यांत्रिक उपाय हो गया। जी बिल्कुल। जैविक उपाय, जैसे पेड़ पौधों को लगा दीजिए, घास फूस उगा दीजिए, मिट्टी का कटाव नहीं होगा, तो यस ये भी बात सही है। और सामाजिक उपाय, यस जागरूकता फैलाइए कि भाई मिट्टी का कटाव होगा तो आपको उपजाऊ मिट्टी ऊपर होती है कट के चली जाएगी तो आपकी भूमि बंजर हो जाएगी, तो ऐसे जागरूकता फैलाएंगे। सामाजिक उपाय भी हो गया, तकनीकी उपाय भी हो गया दोस्तों, जैसे मेड़बंदी करके और बाकी चीज़ों करके जो है ये सब करके आप जो है मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। तो सभी के सभी सही है। यहाँ 40 का हमारा 1 2 3 4 सही हो जाएगा। आगे अगर जब हम लोग देखें 41 में दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में आपसे कुछ पूछा जा रहा है। आप जरा ध्यान से बहुत ही पेशेंस रख के देखेंगे तो इन सारे प्रश्नों को आप क्रैक कर देंगे जितने भी हैं। तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं और करेंगे बताइए कौन सा हमारा कथन यहाँ पर सही है। तो आप यहाँ पर जैसे ही देखेंगे पहला वाला पढ़ेंगे, भाई गौतम बुद्ध ने दुख और उसको कारणों को समझाने के लिए 4 आर्य सत्य दिया था। यस, उन्होंने कहा कि संसार दुख से, ये संसार दुखमय है, संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण है और वो दुख का निवारण है और उसका मार्ग के बारे में बताया था उन्होंने। तो यस 4 आर्य सत्य यही थे। ये वाले हमारे पहला वाला तो स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरे वाले स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखते हैं तो उन्होंने दर्शन से अधिक नैतिक जीवन और मानवीय कष्टों के मुक्ति पर बल दिया था। यस, ये दूसरा वाला भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 41 का दोस्तों जो हमारा आंसर होना चाहिए वो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 41 का हमारा ए हो गया, यहाँ पर विकल्प ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें ये 42 वाले में, तो इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है
कह रहे हैं वही कथन कारण वाले सवाल हैं। यहाँ पर कथन दिया है ए, कारण आर, दोनों को पढ़कर हमें बताना है कि हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। तो जरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर गाथा सप्तशती जो महाराष्ट्री प्राकृत में रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो गाथा सप्तशती ये दोस्तों एक ग्रंथ है, महाराष्ट्री प्राकृत भाषा में रचा गया है। इसे सातवाहन नरेश हाल के संरक्षण में संकलित हुआ था। यस, ये बात तो यहाँ पर एक कथन तो इसका बिल्कुल सही है, कथन में कोई गड़बड़ी नहीं है सॉरी, कथन सही है। अब हम लोग इसे कारण को पढ़ते हैं। सातवाहन शासक संस्कृत के स्थान पर प्राकृत भाषा को राजकीय भाषा बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत साहित्य को बढ़ावा नहीं दिया। ये बात दोस्तों सरासर गलत है। जो सातवाहन शासक थे वो प्राकृत भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा को भी संरक्षण दिए। संस्कृत में उनके कई सारे अभिलेख मिलते हैं, ग्रंथ मिलते हैं, तो संस्कृत को भी वो बढ़ावा दिए थे। ये बात गलत हो गई, तो ये आपका आंसर है, ये कारण गलत हो गया। केवल आपका जो आंसर होना चाहिए 42 का दोस्तों, यहाँ पर 42 का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ सी हो जाएगा आपका, ए सही है, आर असत्य है। आगे अगर हम लोग देखें 43 वाले में, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, 43 में आपसे कह रहे हैं कि बताइए कौन सा क्षेत्र बाबर साम्राज्य में उसके शासनकाल के दौरान पूरी तरीके से सम्मिलित नहीं हुआ था। आपको उस क्षेत्र का नाम बताना है जो बाबर अपने समय रहते अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं बाबर यूपी बिहार को मिला लिया था, और यूपी बिहार के साथ साथ दिल्ली काबुल ये सब जो है उसके कब्जे में थे। लेकिन दोस्तों ये बंगाल अकबर के शासनकाल में ये अफगानों के कब्जे में था। ये इस पर प्लान बना रहा था बाबर, लेकिन ये उसके पास समय नहीं था, वो उसको बहुत जल्दी लगी थी। ये 1530 में ही वो चल बसा, इसलिए जो है बंगाल पर कब्जा नहीं कर पाया। तो ये ए केवल सही नहीं है, 2 3 4 कहाँ है 2 3 4? तो कह रहे हैं कौन सा अच्छा सम्मिलित नहीं हुआ, तो केवल ए नहीं हुआ, बंगाल। आगे अगर हम लोग देखें ये 44 वाले में, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कह रहे हैं कौन सा सत्य है। तो आप लोग जानते हैं इनके बारे में बड़े ही अच्छे से पढ़ लेंगे, यहाँ हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे हसरा भी कहा जाता है, की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यस, काकोरी कांड के बाद जब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जब क्रैश हो गया, तो उसके बाद उन्होंने ये हसरा नाम का एक संगठन बनाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बात सही है। अब कह रहे हैं उन्होंने, यहीं पर ये बात समझना है, प्रश्न के सार यहीं छिपा है, नहीं तो आप गलती कर दोगे। तो कह रहे हैं उन्होंने मतलब कौन? चंद्रशेखर, यानी चंद्रशेखर भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी सैंडर्स की हत्या की थी। तो दोस्तों हत्या हुआ था, डीएसपी सैंडर्स की हत्या हुआ था 17 दिसंबर 1928 को हुआ था। ये बात सही है, लेकिन उन्होंने नहीं किया था, चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया था, इसमें भगत सिंह राजगुरु जैसे लोग शामिल थे। यही उन्होंने देकर इस मामले को थोड़ा गड़बड़ा दिया, इसकी वजह से ये गलत हो गया। तो आपका जो आंसर होगा केवल बी हो जाएगा, केवल ए। 44 का आपका जो है बी हो जाएगा, केवल एक। आगे जरा हम लोग देखते हैं 45 वाले में। दोस्तों 45 वाले में अगर देखेंगे आप लोग बड़े ही आसानी से इसको भी कर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं आपको जानकारी है तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। थोड़ी बहुत जानकारी है, थोड़ा बहुत बुद्धि का प्रयोग कर लोगे तो आसानी से वो क्रैक हो जाएगा। तुगलक वंश के सुल्तानों का कालक्रम हमें बताना है कि कौन सा कालक्रम था, पहले कौन आया फिर कौन आया, तो ये आया। तो सबसे लास्ट में आप जानते हैं नसीरुद्दीन आया, सब कुछ नाश कर दिया। तो इसी से ट्रिक आप लोग लगा लेंगे, तो नसीरुद्दीन नाश कर दिया, यानी सबसे अंत में आया होगा तो वही नाश किया होगा। तो ये सबसे अंत में रहना चाहिए। तो यहाँ सबसे अंत में 2 ही जगह है, तो बाकी आप सबको हटा दो। तो सबको हटा दो। तो गयासुद्दीन तुगलक पहले नंबर पाया था, ये तो आपको पता होगा। अब अगर ये नहीं पता है तो आप लोग जानते हो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा था। इसी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में फिरोज शाह तुगलक ने हमारे गृह जनपद जौनपुर का स्थापना किया था। तो यही बात है, हमें मालूम है मोहम्मद बिन तुगलक ये पहले आया होगा, तो ये 3-2 से पहले रहना चाहिए था। तो 3-2 से पहले कहाँ है? तो इन दोनों में है, 3-2 से पहले। तो 3-2 से पहले इसमें देखिए 2 पहले दे दिया है, तो ये गलत हो गया, यही सही है। तो देखो आप थोड़ी सी जानकारी बुद्धि का प्रयोग करके उत्तर को निकाल लिए। तो इसका मतलब गयासुद्दीन पहले, फिरोज शाह तुगलक, फिर मोहम्मद बिन नसीरुद्दीन। यस, बी सही होगा।
आगे अगर हम लोग, मैं आपको सोचता हूँ रटाने की बजाय थोड़ा सिखाने की कोशिश करता हूँ कि कल को हमसे नहीं कहीं और पढ़े तो थोड़ा चीज़ों को समझे रहेंगे, तो आपको चीज़ों ये सब बहुत काम देंगी लाइफ में। रट्टे चीज़ें वाली दोस्तों वो पल भर में टिकती नहीं, वो उड़ जाती हैं। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इस पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, उस कथन को बताइए कौन सा कथन सत्य है। जरा देखते हैं हम लोग फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के संदर्भ में। पहला जो कथन है, यह पुस्तक भारतीय संस्कृति सभ्यता और इसके विशिष्ट विशेषताओं की गहन की व्याख्या प्रस्तुत करती है। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है। अरबिंदो की पुस्तक है, किसकी, इसको याद कर लीजिए, अरबिंदो, अरबिंदो की पुस्तक है। और द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, तो यह पुस्तक भारतीय संस्कृति सभ्यता विशिष्ट विशेषताओं का गहन अध्ययन करती है, ये बात सही है। यह पुस्तक भारतीय संस्कृति को पश्चिमी सभ्यता से हीन मानती है। नहीं दोस्तों, गलत है। अरबिंदो कहते थे कि हमें अपने देश के जो है संस्कार, सभ्यता, ग्रंथ, ये सब चाहिए, और पश्चिमी सभ्यता के जो है आधुनिकता को लाना होगा, यानी हमें आधुनिकता को अपनाना है, तो पश्चिमी जो है सभ्यता को मानना होगा। तो वो पश्चिमी सभ्यता से घृणा नहीं करते थे, उसको मानते थे। ये बात गलत हो गई। तो हमारा जो विकल्प होना चाहिए सी ओ, मतलब केवल एक हो जाएगा, डी वाला केवल एक, 46 का हमारा ए सही हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे जरा हम लोग देखते हैं, केवल एक हमारा सही हुआ। 47 को अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, इसमें कोई दम नहीं है। कह रहे हैं भक्ति संतों पर विचार कीजिए। कुछ भक्ति संत थे, इन पर विचार करके बताना है कि कौन सा मतलब ये ऐसे कौन संत थे जो उपदेश देते थे जब लोदी वंश का पतन हुआ। तो आप लोग जानते हैं लोदी वंश का पतन हुआ तो बाबर वंश आया, और बाबर वंश का यहाँ कार्यकाल कितना था, 1526 से 30 तक था, 1530 तक। इसके बीच इनका कार्यकाल मतलब कौन मतलब अपना उपदेश देते थे, ये बताइए। तो दोस्तों एक ही थे, बाबर के समय का केवल गुरु नानक ही थे, और दादू दयाल जो है इसके बाद के थे, और त्यागराज बाबर के पहले के थे। तो विकल्प बी केवल हमारा सही होगा, ये गुरु नानक। गुरु नानक जानते हैं सिखों के पहले गुरु, सिखों में कुल 10 गुरु थे, अंतिम गुरु गोविंद सिंह। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना समझते होंगे। तो आपका 47 हो गया। 48 पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 में एक बहुत ही मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आपको दिया है, अच्छे से आप कर सकते हैं। क्रिप्स मिशन से संबंधित बड़े ही आसानी से, आप लोग जानते हैं क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, 1942 में आया था, और पूर्ण स्वतंत्रता देने की बजाय डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था कि हम आपको द्वितीय युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो इस पर लोग भड़क गए, स्वीकार नहीं किए। तो पहला यही कह रहा है युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। नहीं भाई, पूर्ण स्वतंत्रता दिया होता तो क्या बात थी, तो स्वीकार कर लिए होते। तो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था, पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं, जिससे वह किसी भी बाहरी सत्ता का अधीन नहीं रहेगा। तो ये बात फर्जी है, गलत है। अगर हम लोग सॉरी, थोड़ा सा गला में खराश है सर्दी जुकाम की वजह से। तो दूसरा क्या है, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिससे युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा मतलब परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचन सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। यस, ये बात सही थी, उन्होंने ऐसा कहा था, तो ये बात सही है। वो मतलब संविधान बनाने का, एक परिषद बनाने की बात कहा था। तो ये दूसरा सही, पहला गलत है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, केवल 2, ए वाला। आगे चले हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सही कह रहा है कि गलत, नहीं तो फिर गलत कर देंगे आप। अगर हम 49 वाले को देखते हैं, 49 वाले में तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। कथनों को पढ़कर आप बताइए कौन सा हमारा उत्तर सही होगा। जरा देखते हैं। पहला स्टेटमेंट अगर पढ़ें तो सही उत्तर देने की बात कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यस, बिल्कुल सही। उन्होंने किताब ए नौरस नामक हिंदी संगीत संग्रह की रचना की। जी, दोनों कथन सही है हमारे, सी उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। 50 में क्या है, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जानते हैं, जब ये 1870 में जारी किए गए संकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या था। लॉर्ड मेयो ही था जिसके शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी, ये 1872 में। फिर उसके बाद 1881 से लगातार होने लगी, रिपन के कार्यकाल से। तो लॉर्ड मेयो द्वारा 1870 में जारी किए गए संकल्प के मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यही था दोस्तों। उसका जो संकल्प मेन था, प्रांतीय सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का, जो उन्होंने कहा कि भाई जो केंद्र सरकार से अलग प्रांतों को वित्तीय सहायता दिया जाए, प्रांत अपने हिसाब से अपने मैनेजमेंट करेंगे। तो ए वाला यही सही है,
मेयो का कार्यकाल दो काम के लिए पहचाना जाता है, एक तो इन्हें प्रांतीय सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए और पहली बार जनगणना के लिए। आगे देखें हम लोग 51 में, अगर देखें क्या पूछा जा रहा है 51 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों कथन कारण वाला है, कथन है कारण है। कथन कारण को पढ़कर आपको बताना है कौन सा हमारा सही उत्तर है। जरा देखते हैं पहले वाले कथन को। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना ब्रिस्टल इंग्लैंड में मैरी कारपेंटर द्वारा किया गया था। यस, आप लोग पढ़े होंगे मॉडर्न इंडिया में, ये बात सही है। अगर हम लोग इसे देखते हैं कारण वाले को, इस संस्था का उद्देश्य भारत में सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहन करना और महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना। जी बिल्कुल, दोनों बातें सही है। यहाँ ये नेशनल इंडियन एसोसिएशन निया के बारे में, ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही हुए हमारे, और एक आर जो है ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए हमारा सही हुआ। आर और ए दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, सॉरी ये कर रहा है, तो ये डी में चला जाएगा। ये आपको चालाकी के लिए पहले दे दिया, ज़्यादातर लोग पहले ही लगाते हैं, तो उसको लगा कि यही लगा देंगे, तो यही है, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा हमें। तो 52 वाले में दोस्तों क्या लिखा है हमें जरा देखते हैं। मिलाने वाला एक तरफ कृति यानी रचना है और दूसरी तरफ उसके लेखक हैं। तो दोस्तों ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये सब नाम थोड़ा सा जल्दी याद नहीं होते हैं। इकाई ए हिंदी, जिसकी रचना दोस्तों इसने किसने किया था, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, ये दूसरे पर आ जाएगा। और ये तहजीबुल अल खाक, तो तहजीबुल अल खाक ये इब्न मिस्कीविया ने इसकी रचना की थी। और कुंजुल तिजार दोस्तों, और ये कुंजुल तिजार कहाँ पर जाएंगे, इनका आ जाएगा कुंजुल, ये अल खाक तो मिस्कीविया पर चले जाएंगे, और ये कुंजुल तिजार नाम का ये जो है ये बैलक, यस बैलक नाम के कोई थे, ये बैलक अल कबायाकी इन पे जाएगा। और बचा एक हमारा जवामीउल हिकायात, ये सदरुद्दीन मोहम्मद औफी पे चला जाएगा। तो ए बी आपस में अपोजिट है, सी डी आपस में अपोजिट है, इस आधार पर हम लोग विकल्प को चुनेंगे। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, फिर सी का 4, डी का 3। यस, ये सी वाला हमारा जो ऑप्शन है यही सही होगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं ये 53 वाले में, तो इसमें जो हमसे चार्ल्स मैटकाफ के बारे में पूछा जा रहा है कि चार्ल्स मैटकाफ के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सत्य है। अगर हम लोग यहाँ स्टेटमेंट पहले वाले को देखते हैं, पहला स्टेटमेंट कह रहा है चार्ल्स मैटकाफ 1817-18 में राजपूताना की रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि की वार्ता की, जिससे दोस्तों बहुत से राजपूताना राजाओं को, रियासतों को ये चार्ल्स मैटकाफ ने अपने कूटनीतिक चालों की वजह से मिला लिया था। यस, ये बात सही है। लॉर्ड हेस्टिंग ने उन्हें दिल्ली का रेजिडेंट नियुक्त किया था ताकि वे राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित कर सकें और मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूत रियासतों की तटस्थता सुनिश्चित कर सकें। यस, दोनों सही है हमारे, कथन कारण दोनों सही है, ये सॉरी दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ, तो हमारा विकल्प बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखते हैं ये 54 में दोस्तों हमसे जो पूछा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि सिख गुरुओं पर विचार कीजिए, कुछ सिख गुरुओं के नाम हैं उन पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जरा व्यवस्थित करते हैं सिख गुरुओं पर। दोस्तों बड़ा ही मजेदार प्रश्न है, अभी मैंने इस पर थोड़ा सा चर्चा किया था। सिख में दोस्तों कुल 10 सिख के कुल 10 गुरु हुए थे। 10 गुरुओं में से पहले नानक पहले स्थान पर आते हैं, और ये नानक पहले स्थान पर, और 10वें स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी। यस, और यही है। तो दूसरे नंबर पर आते हैं अंगद। यस, तो पहला नहीं दिया है, दूसरा अंगद दिए हैं, यानी चौथा अब हमारा पहले नंबर पर होना चाहिए। तो चौथा पहले नंबर पर यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो इसको आप पहले हटा दीजिए आंखों के सामने से। अब तीसरा वाला दोस्तों यहाँ पर आप लोग जानते हैं, ये चौथे में कौन सा है, चौथे में दोस्तों गुरु रामदास आते हैं। यस, तो ये अब तीसरा नहीं दिया है तो चौथे पर जाएंगे, चौथा हमारा यानी पहला हो जाएगा दूसरे नंबर पर। यस, पहला दूसरे नंबर पर यही हो जाएगा। अब बाकी हमारा जो तीसरे नंबर पर, चौथा ये नहीं है, 5वां गुरु अर्जुन देव आते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी तो 10वें पर आते हैं, और 6वें पर आते हैं दोस्तों, इन्हीं टाइप का एक नाम है 6वें में, हरगोविंद। गुरु गोविंद और हरगोविंद में अंतर है, हरगोविंद 6वें में आते हैं, तो यही विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा। आगे अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों ये 55 वाले में, तो इन क्वेश्चन नंबर 55 वाले में हमसे पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा सा क्रोनोलॉजिकल प्रश्न है, प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम क्या है। तो यही है बताना है
कि प्रशासनिक मौर्य काल में प्रशासनिक विभाजन का ये अनुक्रम क्या है। तो आप लोग जानते हैं मौर्य काल में सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, ग्राम से मिलकर सारे बड़े बड़े जो है इकाइयाँ बनते थे। तो इतना याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कौन सा है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों जानते हैं संग्रहण गांव जो है ये 40 गांवों को आसपास मिलाकर दोस्तों, ये यहाँ पर एक छोटी सी गांव तो एक छोटी सी इकाई हो गई, और यहाँ 10 गांवों को 10 गांवों को मिलाकर ये संग्रहण बनाया जाता था दोस्तों। और 10 गांव मिलाकर संग्रहण और लगभग 200 गांव मिलाकर दोस्तों ये द्रोणमुख बनाया जाता था। 200 गांव को मिलाकर और कई सारे द्रोणमुख मिलकर वाटिका बनाते थे और फिर स्थानीय बनता था। फिर उसके बाद दोस्तों ये एक बनता था कुछ विषय टाइप का, एक विषय होता था, फिर मंडल विषय, फिर सबसे बड़ा होता था मंडल। तो कई सारे विषय मिलाकर मंडल होता था। तो ये चीज याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ग्राम से संग्रहण, संग्रहण से द्रोणमुख, ए हो जाएगा आपका। आगे देखें हम लोग जरा 56 में क्या पूछा जा रहा है हमसे। 56 में जो हमसे पूछ रहे हैं कि कथन और कारण को बताइए। यहाँ कथन हो गया और यहाँ कारण हो गया। इन दोनों को बताइए। गांधी जी ने 1917 में चंपारण जिले में अपना पहला सफल सत्याग्रह शुरू किया। जी बिल्कुल सही है, नो डाउट। चंपारण के किसानों में तिनकठिया पद्धति का मतलब जमीन के कुल 20 हिस्से करके 3 हिस्से पर आपको नील की खेती करनी है। इसके तहत अपनी 3/20वें भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे वे शोषण और अत्यधिक करों का सामना करते थे। जी बिल्कुल सही है, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ये सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग 57 वाले को देखते हैं, प्रश्न यहाँ है, ऑप्शन अगले पेज पर है। तो कह रहे हैं कि कथन और कारण दिए गए हैं, वही कथन कारण को पढ़कर बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो जरा हम देखते हैं कथन कारण हमारे यहाँ पर क्या है। बहुत अच्छा। कथन और कारण दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है इसे हम देखते हैं कथन और यहाँ कारण। कथन को अगर हम लोग देखते हैं, संघर्ष की ओर, टुवर्ड्स स्ट्रगल, संघर्ष की ओर, पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है। यस दोस्तों, वही जयप्रकाश नारायण जो मतलब इंदिरा गांधी जी की नींव हिला दी थी, जिन्हें लोकनायक कहा जाता है। तो संघर्ष की ओर के पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण है, वे लोकनायक नाम से जाने जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, नो डाउट। कारण है जयप्रकाश नारायण 1942 में भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया और 1974 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था इंदिरा गांधी जी सरकार के खिलाफ। तो ये मतलब सही है। तो क्यों जाना जाता है, इसीलिए कारण ए और आर दोनों सही है। आर इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए 57 का वो ए हो जाएगा। सॉरी, ए नहीं, ये डी हो जाएगा। 57 का आपका विकल्प जो है ये डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखते हैं 58 वाले में, 58 वाले में देखते हैं दोस्तों, तो ये वांगला उत्सव किस देवता से संबंधित है। तो पहले देवता से संबंधित तो है दोस्तों सूर्य देवता से, जो ये सालजोंग कहा जाता है मेघालय में। तो वांगला उत्सव ये सालजोंग यानी सूर्य देवता से संबंधित है। ये कहाँ का है दोस्तों, मेघालय में। तो इसको ट्रिक याद कर लीजिए। मेघा जो है वो सूर्य का नमस्कार कर रहा है बंगला में आकर, वांगला को बंगला समझ लीजिए ऐसे। तो यही बात है, यहाँ आपका सी हो जाएगा विकल्प। 59 ऐसे जो कुछ समय टेढ़ा मेढ़ा रहे तो आप थोड़ा सा ट्रिक सोचकर याद कर लेंगे तो दिमाग में एक गांठ की तरह बंधी रहेगी। तो 59 में स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में कुछ कथन है, कथनों का सही उत्तर दीजिए पढ़कर। तो यही है, पहला स्टेटमेंट पढ़िए। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था कि जो लोग वेदों से दूर हट रहे हैं, वेदों की ओर लौटो, वेदों से ही सबकी भलाई है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। और वो पाखंड के खिलाफ थे, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, पाखंड के खिलाफ थे। इसी में 1867 में उन्होंने हरिद्वार में, उत्तराखंड हरिद्वार में पाखंड खंडिनी पताखा लहराकर झूठे धार्मिक मतों का, अंधविश्वासों का खंडन किया था। यस, वेदों की ओर लौटने की जरूर कहते थे, लेकिन वो पाखंड का विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, अंधविश्वास का विरोध करते थे। तो ये कथन 1 और 2 दोनों सही है। हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों। अगर हम लोग 60 वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को यहाँ क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं दोस्तों कथन और कारण को पढ़ लीजिए और उत्तर दे दीजिए।
तो होयसल साम्राज्य दक्षिण भारत का शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। यस, बिल्कुल सही। होयसल शासकों ने 108 ईस्वी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया था। ये बात सरासर झूठी है। 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक शासन किया था, 107वें से नहीं। तो ये बात यहाँ गलत हो गई। तो आपका आंसर जो होगा डी हो जाएगा कि ए सत्य है, आर गलत है। आगे जरा हम लोग देखते हैं 61 वाले में क्या आपसे पूछा जा रहा है। 61 वाले में मिलाने वाला प्रश्न है। बहुत अच्छा। आप लोग जानते हैं शंकराचार्य जी ने हिंदुत्व यानी सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए वो 4 मठों का चारों दिशाओं में स्थापना किए। वो वही एक तरफ राज्य का नाम दे दिया, एक तरफ मठ का। तो दोस्तों जो ज्योतिर्मठ गोवर्धन, द्वारिका, श्रृंगेरी, ज्योतिर्मठ का जो उन्होंने स्थापना किया वो उत्तराखंड में किया था। यस, यहाँ पर। और गोवर्धन पूरब में किया था, ये ओडिशा में। और द्वारिका शारदा प्रसाद पीठ पश्चिम में किया था, गुजरात में। और श्रृंगेरी शारदा पीठ ये साउथ में, कर्नाटक में। तो यस, इस आधार पर हमारा कौन सा उत्तर बना? तो ए वाला हमारा 4 पर और डी वाला 1 पर। तो जरा हम लोग देखते हैं, ए वाला 4 पर और डी वाला 1 पर। तो काम नहीं बना, इन्हीं दोनों में से कोई होगा हमारा। तो आप देख लीजिएगा कौन था, वहाँ मैं सही मिला दिया हूँ। तो यहाँ 62 में आपसे कौन होगा दोस्तों? 62 में क्या पूछा जा रहा है? प्राचीन काल के सिक्कों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़कर बताइए कौन सा असत्य है यानी गलत है। तो दोस्तों अगर हम पढ़ना शुरू करें, प्राचीन काल में सिक्के मुख्य रूप से तांबे, चांदी और सोने सिक्के से बनाए जाते थे। बात सही है, लेकिन उत्तर हमें गलत वाले को पकड़ कर देना है। गुप्तोत्तर काल में सिक्के ढालने के लिए उपयोग किए जाने वाले सांचे प्रमुख मात्रा में मिले थे। दोस्तों सिक्के ढालने वाले जो सांचे थे वो सबसे ज़्यादा प्रमुख मात्रा में कुषाण काल में मिले थे, कुषाण काल में। और गुप्तोत्तर काल में इनके सिक्के वगैरह नहीं मिले थे, एक आध कहीं मिले होंगे लेकिन प्रमुख मात्रा में नहीं मिले थे। तो ये बात गलत हो गई, यही आपका उत्तर हो जाएगा। और बाकी सब आप पढ़ लीजिए, अपनी अपनी जगह पे सब सही हैं, लेकिन बी वाला गलत था, यही हमारा उत्तर होगा। आगे देखते हैं हम लोग 63 वाले को। अगर 63 वाले में दोस्तों आपसे कह रहे हैं कि सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ गणराज्य दे दिया है, दूसरे में वंश दे दिया है। कौन सा वंश किस गणराज्य से संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित गणराज्य हैं, उसको हमें मिला देना है। तो चलिए हम लोग बहुत ही बढ़िया से मिलाते हैं और कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें। तो जरा देखते हैं हम लोग कौन सा है भाई। तो ये रामग्राम नाम का दे दिया है दोस्तों। रामग्राम दोस्तों जिसे ये कोली से संबंधित था। यस, ये कोली से संबंधित। पिप्पलीवन, पिप्पलीवन दोस्तों ये जो था ये मौर्य से संबंधित था, मौर्य वंश से संबंधित। और अलकप, अलकप ये बुली से संबंधित था। और बचा एक हमारा, तो यही जाएगा, इसका तो रास्ता ही यही है, ये सुमारी गिरी भग्ग वंश से संबंधित था। तो सब सीधे सीधे मिले हुए हैं। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो ए डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग 64 वाले को देखते हैं, 64 वाले में आपको कथन और कारण दे दिया है। कथन और कारण देकर कह रहे हैं भैया कथन पढ़िए, कारण पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। तो हम लोग देखें, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद की विशेष बहुमत और कुछ प्रावधानों के लिए आधे से अधिक विधानमंडलों की पुष्टि आवश्यक होती है। यस मेरे भाई, बिल्कुल सही। ऐसे जो संघीय मामला होता है, जैसे कुछ राज्यों से संबंधित होते हैं, तो वहाँ विधानमंडलों की आधे विधानमंडलों की वहाँ अनुमति चाहिए। जबकि कुछ साधारण से होते हैं तो साधारण अनुपात से हो जाते हैं, कुछ बड़े होते हैं तो विशेष बहुमत। और जो कुछ राज्यों से संबंधित संघीय मामला होता है तो वो आधे राज्यों को इसमें पुष्टि भी चाहिए होती, जो सही है। केवल संघीय मामलों संबंधित प्रावधानों पर उन संशोधन पर करने के लिए प्रक्रिया आवश्यक होती है जो राज्यों को प्रभावित करती है, वही बात जो मैंने बताया। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, और इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है। आगे चले हम लोग 65 वाले को देखते हैं। 65 वाले में दोस्तों वही मिलाने वाला प्रश्न है। जल्दी देखते हैं क्या पूछ रहे हैं, क्या हमसे मिलवाना चाहते हैं भाई, जरा देखते हैं। बहुत अच्छा। इसमें दोस्तों हमें दे दिए हैं, एक तरफ कुछ विषय हैं और दूसरी तरफ अनुच्छेद हैं। तो कौन सा विषय किस अनुच्छेद से संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 126 से 147 तक दिए गए हैं। और 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित प्रावधान है, ये यहाँ चला आएगा। सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 126,
राज्यों के जो मतलब हाई कोर्ट का मामला दिया है 214 में, और सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति को परामर्श देने का जो अधिकार है वो 143 में है। तो यस, सब सीधे सीधे मिले हुए हैं, तो जो विकल्प आपका होगा ए हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे हम लोग 66 वाले को अगर देखें, 66 वाले में आपसे पूछा जाए भारत में मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के बारे में कौन सा सही है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार है। दोस्तों ये बात गलत है। क्यों? पहले था फिर निकाल दिया गया। तो अब किसके तहत निकाला गया, आप इसको ढूंढिए और या तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, थोड़ा सा हमें भी लगे कि आप लोग भी क्या कर रहे हो। तो ये बात दोस्तों गलत हो गई। संवैधानिक उपचार का अधिकार को यानी अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। यस, ये बात तो सही है। तो कह रहे हैं कौन सा सही है। यस, यही बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मौलिक अधिकारों के किसी भी परिस्थिति में सस्पेंड नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है भाई, सिर्फ जो है आपातकाल वगैरह में दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं किया जाता है, और बाकी तो किया जाएगा। किएगा नहीं तो प्रक्रिया कैसे चलेगी, तो ये भी गलत है। तो बी वाला हमारा सही है। 67 में जो कहा जा रहा है दोस्तों हमसे, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ कथन है, कथनों को पढ़कर बताइए कौन सा हमारा कथन सही होगा। तो अगर हम पहले वाले को देखते हैं, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को सत्र न चलने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यस दोस्तों, अध्यादेश जारी करके वो कोई भी जो कानून बहुत जरूरी होता है और संसद भी नहीं चल रही हो तो उसको बनाना भी जरूरी होता है, तो अध्यादेश के माध्यम से कर सकता है। अध्यादेश का प्रावधान अनुच्छेद 123 में दिया गया है। ये सही है। राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। कितनी बच्चों वाली बात करें भाई, राज्यसभा को कहाँ भंग कर सकता है। राज्यसभा से सिर्फ हर दूसरे साल में दोस्तों 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते हैं। 1/3 सदस्य, वो भंग नहीं होती है। तो ये बात गलत है। आपका आंसर ए हो जाएगा केवल। आगे हम लोग 68 वाले को देखते हैं। तो मिलाने वाला प्रश्न है। मिलाने वाले प्रश्न में कैसा मिलाने वाला है, ये संवैधानिक अनुसूचियां हैं, विवरण है। तो आप लोग पढ़े होंगे, पहली अनुसूची जो है राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, और दूसरी जो है दोस्तों वे संवैधानिक अधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है, और तीसरी अनुसूची जो इसमें नहीं दिया गया है वे जो कुछ प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके शपथ से संबंधित है। तो वो है 5वीं दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान से संबंधित है, और 8वीं सबको मालूम है आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। जिन भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है उसको 8वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है। जैसे भोजपुरी की मांग की जा रही है, इतनी प्यारी सी भाषा है, इसको 8वीं अनुसूची में डाली जाए, लेकिन कुछ भोजपुरी सिंगर जो है इसको बदनाम करके रखे हुए हैं। तो चलते हम लोग, सब सीधे सीधे मिला हुआ है दोस्तों, सब सीधे सीधे मिले हुए हैं। तो आपका जो होना चाहिए ऑप्शन में ए हो जाएगा, यही सही है। अब हम लोग देखते हैं 69 वाले में। 69 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, कथनों को पढ़कर बताइए कौन सा सही है। तो अगर आप पहला पढ़ेंगे तो आप लोग जानते हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा एक बार संशोधन किया गया था भाई, 42वां में से किया गया था। ये बात गलत है। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। यस दोस्तों, बिल्कुल सही। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से सपा शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। ये बात सही है। प्रस्तावना न्याय संगत है और इसे अदालत में लागू किया जा सकता है। दोस्तों इसे अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है। उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में, यानी जब ये प्रस्तावना पेश किया गया था तो एक उद्देश्य प्रस्ताव के तहत पेश किया गया था। नेहरू जी ने 1946 में पेश किया गया था, जो बाद में यही प्रस्तावना बना। ये बात सही है। तो 2 और 4 सही है हमारा यहाँ, बाकी सब गलत थे। आंसर हुआ। आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग 70 वाले में। क्वेश्चन नंबर 70 में जो आपसे पूछा जा रहा है, नीति आयोग की संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आप बताइए कौन सा सही है। तो कह रहे हैं अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं। नहीं भाई, पीएम होते हैं। तो यहाँ मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये बात गलत हो गई। संचालन परिषद सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, कार्यकारी सदस्य, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, नीति आयोग के कार्यकारी और विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल करते हैं। जस्ट कोई डाउट नहीं, ये सही है। और कह रहे हैं क्षेत्रीय परिषदें राष्ट्रीय स्तर की नीतिगत निर्माण के लिए अस्थायी निकाय होती हैं। दोस्तों अस्थायी नहीं, टेम्परेरी निकाय होती हैं। जब जरूरत पड़ता है तब इनका गठन कर दिया जाता है। तो ये बात गलत है। तो यही ये वाला गलत हो गया।
और केवल कह रहे हैं कि विशेष आमंत्रित केवल संसद सदस्य तक ही होते हैं। नहीं भाई, कुछ विशेष एक्सपर्ट भी होते हैं जो संसद सदस्य नहीं होते हैं, उसमें इसमें सदस्य होते हैं। तो ये बात भी गलत हो गई, तो बी वाला आपका सही है। तो दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर देख लिया क्वेश्चन नंबर 70 तक। अब हम लोग आधा हो गया हमारा ये जो प्रैक्टिस, ये जो टेस्ट सीरीज जो पहला वाला था, पहला वाला में हम लोग जीएस को सॉल्व किए, जीएस वाले का पार्ट ए सॉल्व कर लिए 70 क्वेश्चन। और अगला वीडियो लंबा ना हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, हालत ख़राब है गर्मी से, तो अगला के जो 70 प्रश्न है इसी टेस्ट सीरीज का वो हम पार्ट बी में करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार।